हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जैनी। आज हम अपना 21st वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर हमारी जियाउद्दीन बरानी पर रहने वाली है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इससे पहले मैं हिस्टोरियोग्राफी और इतिहास दर्शन के ऊपर 20 वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल स्टडी विद जैनी पर जाकर वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और एमए में हिस्टोरियोग्राफी नामक एक पेपर चलता है उसके लिए, और इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर MHI 03 एक कोर्स कोड चलता है हिस्टोरियोग्राफी, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो आप लोग अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करें और साथ ही साथ मुझे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों का बिग फेवर चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जियाउद्दीन बरानी, तो इनका जन्म 1285 में हुआ और इनकी डेथ 1359 में हुई। जियाउद्दीन बरनी की बात करें तो जियाउद्दीन बरनी मिडिल पीरियड के जो इंडो फारसी के प्रमुख हिस्टोरियंस थे उनमें से एक थे। इनका जन्म सुल्तान बलबन के राज्यकाल में 1285 ईस्वी में कुलीन या हबीजाते या नोबिलिटी परिवार के अंदर हुआ था, क्योंकि जो इनके फादर थे वो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के निजी और सबसे विश्वास पात्र कर्मचारियों में से एक थे। तो कहा जाए कि जो जियाउद्दीन बरनी का पहले से ही क्या है, जो सल्तनत पीरियड से नाता रहा है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 3 जो डायनेस्टीज थी, इलबारी, खलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी की उनको सेवाएं दी हैं। बरनी की माँ कायथल थी और जो एक सैयद परिवार से बिलोंग रखती थी, जो अपनी उच्चतम एजुकेशन और कल्चर के लिए जानी जाती थी। तो सैयद डायनेस्टी की बात करें तो जो पैगंबर मोहम्मद हुए हैं वो क्या है, सैयद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इस डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता था। बरानी ने अपनी बाल्यावस्था में अपने समकालीन जो उसके कंटेम्प्रेरी बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हुए उनसे एजुकेशन प्राप्त की थी। वो शेख निजामुद्दीन औलिया के भगत थे और साथ ही साथ जो अमीर खुसरो थे उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। तो हम देख रहे हैं कि जो बरनी है उसका चाइल्डहुड से ही क्या है, बड़े बड़े और अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। बरनी को सुल्तान फिरोज तुगलक के राज्यकाल में उसे अपने शत्रुओं के कारण बड़े कष्ट भोगने पड़े थे और वो दीन अवस्था को भी प्राप्त हो गए थे। कुछ समय उन्हें बंदी गृह के कष्ट भी भोगने पड़े। उन्होंने समस्त ग्रंथों की रचना के सुल्तान फिरोज के राज्यकाल में ही की, किंतु उसे उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और बड़ी ही शोचनीय दशा में 74 वर्ष की अवस्था में उनकी डेथ हो गई। अब बरनी की रचनाओं की बात करें तो ऐसे तो बरनी की दर्जनों भर रचनाएं हैं, किंतु उनमें से कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 1 सना ए मोहम्मदी, सेकंड है सलात ए कबीर, थर्ड है मासिर ए सादात, फोर्थ है इनायतनामा ए इलाही, फिफ्थ है असरतनामा, सिक्स तारीख है फिरोज शाही और सेवंथ है फतवा ए जहादारी। तो इन सभी बुक्स में बात करें तो उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मेजर जो बुक्स रही हैं वो तारीख ए फिरोज शाही है और फतवा ए जहादारी है। तो तारीख ए फिरोज शाही की बात करें तो ये हिस्टोरिकल पर्पज से हिस्ट्री से बहुत ही हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक कि फतवा ए जहादारी की बात करें तो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, राज्य को किस प्रकार से चलाना चाहिए, किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, इन सब का वर्णन फतवा ए जहादारी में किया गया है। तो बरनी ने अपनी रचनाएं फारसी भाषा में लिखी थी और उनको लिखने का उनका तरीका था बिल्कुल सादगी भरा था। इन रचनाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बरनी की जो रचनाएं थी, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादारी थी। ये दोनों रचनाएं सल्तनत पीरियड की पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल जो एटीट्यूड थी उसके लिए अमूल्य थी।
ये रचनाएं उस समय के जो शासक वर्ग की आकांक्षाएं थी, उनके जो थॉट्स थे, उनके उनके थॉट्स का जो जनता थी उनके ऊपर सोशली रूप जो सामाजिक और आर्थिक जो सरकमस्टांसिस थी उनका प्रकाश डालती हैं। तो जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है, फतवा जहांदारी है, वो सल्तनत पीरियड के अंदर जो पॉलिटिकल और जो हिस्टोरिकल रूप से ये बुक्स बहुत ही अमूल्य थी। और इन रचनाओं की बात करें तो इसमें जो शासक वर्ग हुआ है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके जो थॉट्स हैं जनता के प्रति, उनकी सामाजिक जो इकोनॉमिक जो सरकमस्टांसिस थी, उनका इसके अंदर प्रकाश डाला है। फतवा जहांदारी तारीख़ फ़िरोज़शाही की पूरक किताब है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक दर्शन का वर्णन किया है। बर्नी ने इनकी पुस्तकों में इन पुस्तकों में जो सुल्तान है उसको 24 नसीहतें दी हैं। नसीहतें मीन्स एडवाइस दी हैं कि सुल्तान को कैसा होना चाहिए, इन पुस्तकों में बर्नी ने बताया है। अब जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया कि जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही, क्योंकि तारीख़ फ़िरोज़शाही दो हिस्टोरियंस ने लिखी। तो फर्स्ट तो लिखी थी जियाउद्दीन बरानी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही, और जहाँ से जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही ख़त्म होती है, उसके बाद का जो विवरण है वो क्या है, जो शमस ए सिराज हफ़ीक ने जो बुक लिखी है तारीख़ फ़िरोज़शाही, तो उसके बाद का वर्णन उनकी तारीख़ फ़िरोज़शाही में मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा कि तारीख़ फ़िरोज़शाही दो हिस्टोरियंस ने लिखी। तो फर्स्टली लिखी जियाउद्दीन बरानी ने और सेकेंडली लिखी शम्स ए सिराज हफ़ीक ने। तो आपका कन्फ्यूजन या क्लियर हो गया होगा। उनका विश्वास था कि तारीख़ फ़िरोज़शाही के द्वारा उनका कर्तव्य था कि वह अपने समय के शासन करने वाले जो अभिजात लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनकी जानकारी इस संग्रह के माध्यम से दें। तो आप देखोगे कि बार बार हम जियाउद्दीन बरानी का जो तारीख़ फ़िरोज़शाही पढ़ेंगे उसमें हमें कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग या नोबिलिटी पर्सन्स का वर्णन मिलेगा। तो इसका मीन्स ये है कि वो खुद एक कुलीन परिवार से बिलोंग करता था और वो कुलीनवादी था, कुलीन लोगों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। जो मुस्लिम कुलीन होते थे मोस्टली उनको, और मुस्लिम्स में भी वो जो तुर्की लोग होते थे उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि जियाउद्दीन बरानी खुद एक तुर्की मुसलमान था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जियाउद्दीन बर्नी था वो एक कुलीनवादी था। बर्नी की तारीख 1266 ईस्वी से सुल्तान बलबन का दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिग्रहण से शुरू होता है। तो जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है बर्नी की वो 1266 ईस्वी से इसकी स्टार्टिंग होती है। और उस टाइम क्या है, सुल्तान बलबन ने दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिग्रहण शुरू कर दिया था। और ये तारीख़ फ़िरोज़शाही कब ख़त्म होती है, सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक के पिछले 6 वर्षों मतलब उसके शासन के 6 वर्षों का ही लेखन कार्य इसके अंदर मिलता है, और 1356 ईस्वी तक। तो इसका मेन रीज़न क्या रहा है कि उसने 1266 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी का जो टाइम पीरियड रहा है तारीख़ फ़िरोज़शाही में इसका वर्णन किया है। तो इसका मीन्स ये है कि 1356 ईस्वी में जो तारीख़ फ़िरोज़शाही बरानी ने लिखी थी वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो फिरोज़ शाह तुगलक के 6 वर्षों के शासन पीरियड का ही इसके अंदर वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद का जो वर्णन है वो शम्स ए सिराज हफ़ीक की जो तारीख़ फ़िरोज़शाही है उसमें वर्णन मिलता है फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम पीरियड का। बर्नी की तारीख फ़ारसी इतिहास लेखन परंपरा में उसके समय तक का अनूठा इतिहास लेखन रहा है। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि जो बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी है वो फ़ारसी में लिखी है। यह पहली बार है कि वह घटनाओं के कारण उसके परिणाम को एनालिसिस करता है और राजनीति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी व्याख्यातित करता है। तो जो बरानी है वो क्या है, पॉलिटिकल एनालिसिस तो करता है, साथ साथ में इकोनॉमिक एनालिसिस पर भी जोर देता है। उनका लेखन अलाउद्दीन खिलजी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं उनके कारणों के साथ एनालिसिस प्रदान करना है, और नीतियों का निर्धारण तथा उसके जो इन्फ्लुएंस पड़े, इफ़ेक्ट पड़े, उनको भी
व्याख्यातित करना है। बर्नी स्पष्ट शब्दों में इतिहास लेखन के उद्देश्यों को भी बताता है। बर्नी के शब्दों में इतिहास लेखन के उद्देश्य, तो बर्नी की नज़र में जो एक हिस्टोरियंस है उसके इतिहास लेखन करने के क्या मेन पर्पज होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। बर्नी के अनुसार बर्नी का मानना है कि जो औसत, मध्यम, कच्चे, गवार, दरिद्र, अस्पष्ट, दुष्ट, दीनहीन, दुखी, जो छोटे कुल में जिनका जन्म हुआ है और बाजार के व्यक्ति का इतिहास के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, न ही उनका अनुसरण उसका ऑक्यूपेशन हो सकता है। तो बर्नी का ये मानना है कि जो लो कास्ट में जिनका जन्म हुआ है, जो क्या है मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, गंवार हैं, दरिद्र हैं, जो दीन दुखी लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो कभी भी सत्ता के बारे में नहीं सोच सकते। उनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहने का मीन्स ये है कि जो लोग कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं, जो अमीर लोग हैं, वही क्या है सत्ता का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ही सत्ता बनी है। क्योंकि इतिहास महान व्यक्तियों, राज्य और धर्म की महानता, अच्छाई और गुणों का वर्णन है। इतिहास की विज्ञान का अनुसरण वास्तव में महान और महत्वपूर्ण लोगों के लिए है। तो जैसा कि हम इतिहास उठा के देखें तो हमें हमेशा मिलता है कि जो लोग क्या है या तो बहुत ही मोर पावरफुल रहे थे, उन्होंने उन्होंने रूल किया, या बहुत ही जो कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे, इस प्रकार के जो लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उन्होंने ही क्या है यहाँ पर रूल किया है। तो बर्नी का यही मानना था कि गरीब लोग क्या हैं वो तो रूलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। बर्नी यह भी घोषणा करता है कि इतिहासकारों का कार्य सिर्फ शासक वर्ग के कार्यों के अच्छे कार्यों की उनकी प्रेज करना ही नहीं है, अपितु एक इतिहासकार का काम है उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो अनसक्सेसफुल रही है, उनका तार्किक लेखन तथा उसे जनता को अवगत कराना भी है। तो बर्नी का ये मानना है कि जो हिस्टोरियंस हुए हैं उनका कार्य सिर्फ राजा महाराजाओं की तारीफ़ें करना ही नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ को देखकर, उनका एनालिसिस कर कर कि उनकी किस प्रकार से वो अपने रूल करने में अनसक्सेसफुल रहे, उनका तार्किक लेखन और उनको जनता से अवगत कराना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इतिहास का लक्ष्य बर्नी के अनुसार, तो बर्नी के द्वारा काफ़ी इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने राजा महाराजाओं को तो इंक्लूड किया ही है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जो संत हुए हैं, कवियों और जो स्कॉलर्स हुए हैं, उनके द्वारा जो कल्चरल जो भूमिका रही है उसको निभाने के वर्णन को भी शामिल किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो एक सत्ता है उसके अंदर राजा महाराजाओं की तो उपयोगिता होती है, साथ ही साथ में जो उस टाइम पीरियड के जो संत कवि रहे हैं, जो स्कॉलर्स रहे हैं, वो भी क्या है कल्चरल रूप से बहुत बड़ी भूमिका को निभाते हैं। बर्नी की इतिहास लेखन शैली की बात करें, उनकी जो राइटिंग स्टाइल की बात करें, तो आने वाले लेखक भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ही अनोखी थी और उनके विचारों से काफ़ी हिस्टोरियंस प्रभावित भी हुए हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही को ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं कि जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है वो हिस्टोरिकल पर्पज से किस प्रकार से यूजफुल है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें अच्छाई व बुराई दोनों का विस्तार से चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं और अपने अदर फ्रेंड्स को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आप लोगों का मुझे एक बिग फेवर चाहिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक था तारीख़ फ़िरोज़ शाही की ऐतिहासिक दृष्टि से जो एनालिसिस किया गया उसको देखेंगे। तो जियाउद्दीन बरानी की राजनीतिक इतिहास का सफ़र गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से शुरू होता है और मोहम्मद बिन तुगलक या MBT के शासनकाल में बरनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो उसकी जो राजनीतिक इतिहास है उसका सफ़र तो गयासुद्दीन तुगलक से ही स्टार्ट हो जाता है,
लेकिन उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एमबीटी के शासन काल में मिलती है। बरानी ने मोहम्मद बिन तुगलक के जो टाइम पीरियड था उसमें 17 वर्षों तक उसके शासन काल में उसको सेवा दी। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को एक दयावान शासक साथ ही साथ एक क्रूर शासक दोनों का सम्मिश्रण बताया है। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामी शरीयत में धार्मिक कानून का अच्छा ज्ञान नहीं था। वह कभी कभी फैसले स्वयं से लेता था और जो इस्लामिक उलेमा वर्ग के खिलाफ होते थे, जिससे उनकी खूब आलोचना भी होती थी। तो बरनी ने जो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके बारे में बताया कि वो इस्लामिक जो शरीयत थी उसके अनुसार उनको अच्छा ज्ञान नहीं था, उसके अकॉर्डिंग वो फैसले नहीं लेता था, तो कई बार उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ता था। बरनी क्या एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह मोहम्मद बिन तुगलक की हिंदुओं तथा अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उदार धार्मिक नीति का गहरा क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने वो बहुत ही बड़ा आलोचक था उसका। उसकी नज़र में मोहम्मद तुगलक साम्राज्य विलासी था। तो बरनी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, क्योंकि वो जितने भी विदेशी मुसलमान हुए हैं उनके अंदर हम लेते हैं ईरानी हैं, तुरानी हैं और अदर मुस्लिम्स हैं, उनमें वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो तुर्की मुस्लिम्स थी उन्हीं को ही देता था। तो इस प्रकार से वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो मोहम्मद तुगलक क्या है, वो हिंदुओं और धर्मावलंबियों के प्रति धार्मिक उदार नीति अपनाता था, इसलिए वो उसका मतलब एक कट्टर आलोचक भी था। उसकी नज़र में क्या है, मोहम्मद तुगलक को वो साम्राज्य विलासी मानता है। बरनी ने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने निरपराध मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वदा उसके महल के दरवाजे से बहते हुए खून का दरिया देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कोटेशन हमारे पेपर में दे दी जाएगी और हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये कोटेशन किसने कहा और किस रूलर से रिलेटेड है। तो बरनी क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहता है कि जो निरपराध मुसलमानों को निरपराध मानता है और उन्होंने उनका रक्त क्या है बहुत ही क्रूरता के साथ बहाया और सर्वदा उसके महल दरवाजों से बहते हुए उसके खून का दरिया देखा जा सकता है। यहाँ पर बरनी का कहने का मीन्स ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं और अदर कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करता था। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के सभी विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। तारीख की रचना, यहाँ तारीख का मीन्स है तारीख फिरोजशाही। तारीख की रचना फारसी भाषा में की गई। तारीख का अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउन्स ने किया था। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो तारीख फिरोजशाही है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, इलियट और डाउन्स ने किया। तारीख फिरोजशाही तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किसकी रचना है, मिनहाज ए सिराज का उत्तर भाग माना जाता है। तो ये माना जाता है कि जो तबकात ए नासिरी जहाँ पर ख़त्म होती है उसके बाद कौन लिखना शुरू करते हैं, जो बरानी तारीख फिरोजशाही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो सल्तनत पीरियड का जो विवरण है सबसे पहले तो हमें मिनहाज तबकात ए नासिरी में मिलता है, उसके बाद का जो विवरण है तारीख फिरोजशाही में मिलता है और उसके बाद जो शमस ए सिराज अफीक ने जो तारीख फिरोजशाही लिखी है उसमें मिलता है। तो इस कारण से बरानी ने जो हिस्टोरियंस हैं वो बरानी की तारीख फिरोजशाही को तबकात ए नासिरी का उत्तर भाग मानते हैं, क्योंकि इसके इतिहास की शुरुआत ठीक वहाँ से होती है जहाँ से तबकात ए नासिरी का इतिहास समाप्त होता है। इसलिए इतिहासकारों ने तारीख फिरोजशाही को तबकात ए नासिरी का उत्तर भाग कहा है। तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू को उसने काफिर कहा। हिंदुओं के अलावा जितनी भी कम्युनिटीज़ थी मुस्लिम्स को छोड़कर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी की जो कम्युनिटीज़ थी उनको काफिर कहा है। वस्तुओं की जो चोरी किया करते थे, इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की चोरी करने वाले काफिरों को कड़ी सज़ा देने की व्यवस्था की थी। तो हमने देखा कि जो हम अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो
जो लोग क्या है उस टाइम में कम तोलते थे, वेट कम वस्तुओं को देते थे, उनका मांस काट लिया जाता था उतना ही। तो आप सोच सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कितनी बड़ी उन लोगों को सजा देता था जो वस्तुओं की चोरी करते थे या कालाबाजारी करते थे। तारीख फिरोज शाही में मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो एमबीटी की जो करेंसी रही करेंसी की जो व्यवस्था रही है उसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक हिंदू है उसका घर क्या है उस टाइम टकसाल बन गया था। तो हम देखते हैं कि जो एमबीटी है वो क्या है सांकेतिक मुद्रा चलाता है। उसमें उससे क्या होता है कि लोगों ने धीरे धीरे जो ओरिजिनल कॉइन्स होते हैं उनको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और नकली मुद्रा का ज़्यादा प्रचलन होता है। तो इसलिए बर्नी ने यहाँ पर कहा है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था एमबीटी के टाइम पीरियड में। फतवा ए झांदीरी, तो हमने देखा कि तारीख फिरोज शाही जो हमारी इतिहास लेखन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन इसके अपोजिट फतवा ए झांदीरी है वो पॉलिटिकल जो विचारधारा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। तो फतवा ए झांदीरी जो ग्रंथ है एक राज्य व्यवस्था का ग्रंथ है। इसमें ये राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है। फतवा ए झांदीरी ग्रंथ को तारीख फिरोज शाही का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसमें राजनीतिक दर्शन का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। फतवा ए झांदीरी में बर्नी ने बादशाहत के आधार के बारे में लिखा है। उनके अनुसार सुल्तान क्या है ईश्वर की छाया है। अतः बादशाहत परमात्मा का आदेश है, बादशाही खुदा की नियामत है और बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक बादशाह पर लोगों का विश्वास हो। तो फतवा झांदीरी के अंदर बर्नी ने सुल्तान को एक आधार बनाकर उसके बारे में लिखा है कि सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया माना है। उनका मानना है कि जो बादशाह है तो परमात्मा का ही एक आदेश है। तो ये फतवा झांदीरी के अंदर बर्नी कहते हैं कि जो सुल्तान जो भी आदेश देता है वो जनता को मानने चाहिए, चाहे सुल्तान उसका पालन करे या ना करे, जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सुल्तान को क्या है ईश्वर की प्रतिछाया कहा है। और साथ ही साथ बर्नी ने ये भी कहा है कि बादशाह जब तक अपनी गद्दी पर बना रह सकता है जब तक वो लोगों का विश्वास पात्र रहे। साम्राज्य के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, एम्पायर को किस प्रकार से मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ राजशक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए और राजशक्ति की वैधता के लिए और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए, इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विस्तृत सुझाव बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवा झांदीरी में दिए हैं। तो एक जो सुल्तान होता है, सुल्तान जो मिडवल पीरियड के अंदर जो राजा होता था सल्तनत पीरियड में उसको सुल्तान कहा जाता था। तो एक राजा या सुल्तान के लिए क्या है अपने जो राजनीतिक जो उसकी सत्ता है उसको किस प्रकार से मजबूत बनाए, किस प्रकार से वो लोकप्रियता प्राप्त करे, उन सब का विवरण किसमें दिया है फतवा झांदीरी में। तो ये राजनीति को लेकर ये इतिहास ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बर्नी के अनुसार सुल्तान का मूल कार्य प्रजा का कल्याण होना चाहिए। उसके अनुसार शरीयत में जो धार्मिक कानून में यह उल्लिखित है कि वह धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसे आम जनता की भलाई करनी चाहिए। तो बर्नी का ये मानना है कि सुल्तान को अपनी प्रजा की वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ उसे ये मानना चाहिए कि ईश्वर क्या है धरती जो सुल्तान है वो क्या है धरती के ऊपर ईश्वर का प्रतिनिधि का एक रूप है, इसलिए उसको जनता के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करनी चाहिए। बर्नी के अनुसार हिंदुओं की तुलना में उन्होंने मुसलमानों को श्रेष्ठ माना है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने मुसलमानों को किसको श्रेष्ठ माना है, जो विदेशी मुसलमान थे उन मुसलमानों में जैसे तुर्की हैं, ईरानी हैं, अफ़गानी हैं, उनमें से वो तुर्की मुसलमान थे उनको सबसे श्रेष्ठ माना है क्योंकि जो बर्नी है वो खुद भी एक तुर्की मुसलमान था और एक नोबिलिटी या अभिजात्य वर्ग या कुलीन परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए वो एक कुलीनवादी भी था।
तो उनका मानना था कि तुर्कों में भी अभिजात्य वर्ग या कुलीन अमीर पक्ष में था। तो वो कहता था कि जो सारी पोस्टें हैं, जो सत्ता के अंदर जो सल्तनत के जो नीचे पोस्टें आती हैं वो सारी क्या है, जो अमीर लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उनको मिलनी चाहिए। या अगर गरीब लोगों को इस प्रकार की पोस्टें मिल गई तो जो अमीर लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उनका क्या होगा। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि क्या मूल्यांकन रहा, क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट एंड फाइनल। तो बर्नी की फतवाएं जहांगीरी और तारीख फिरोजशाही जो मिडवल पीरियड की महानतम रचनाएं मानी जाती हैं। हालांकि दोनों रचनाएं प्रतिवादों से भरी हुई हैं, क्योंकि दोनों रचनाएं क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पर्याप्त टिप्पणी और संबंधित कार्यों के बिना लिखी गई हैं। क्योंकि कुछ इतिहास लेखन है वो उसने क्या है जेल में रहकर किया था बरानी ने, तो इसमें क्या है फैक्ट्स का कुछ अभाव दिखाई देता है। बरानी वर्गों के बीच पक्षपात करने वाला इतिहासकार है, क्योंकि उसने जो मुस्लिम हैं उनमें भी क्या है जो तुर्किस्ट हैं, कुलीनवादी परंपरा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो इस प्रकार हमें जो वर्गों के बीच में, क्लासेस के बीच में बायस दिखाई देता है। बर्नी एक रियलिस्टिक थे, वास्तविकतावादी थे। तो बर्नी का वास्तविकतावाद उसके धार्मिक रूढ़िवाद का सफलतापूर्वक मुकाबला करता है। बर्नी सिर्फ रूढ़िवादी ही नहीं था, बल्कि हिंदू व हिंदूवाद के प्रति दृष्टिकोण में भी कट्टरपंथी था। उसने देखा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो क्या हिंदुओं या अदर कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करता था, तो उनका बहुत बड़ा ही आलोचक भी था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो बरानी था वो हिंदू और हिंदूवाद का कट्टर आलोचक था। बर्नी उन प्रथाओं से भी भयभीत था जो उसके समय में आम थे, जैसे शासकों का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा मिलती थी, क्योंकि बरानी को भी जेल भोगनी पड़ी थी। बरानी उच्च पदों पर सिर्फ कुलीन मुसलमानों का ही एकाधिकार चाहता था, जो हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी कट्टर विरोधी था, सिर्फ कुलीन मुसलमानों को, तुर्किस्ट मुसलमानों को छोड़कर। आते ही यह निष्कर्ष निकलता है कि बर्नी शासक वर्ग का प्रतिनिधि विचारक था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स वीडियो लेक्चर इज क्लियर। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपने अदर फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर करें।